हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में लेंगे। इससे पहले हम अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अध्ययन किया था और आज हम अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अध्ययन करेंगे। जब हाइड्रोजन बंध उसी एक अणु के दो ऋण परमाणुओं के मध्य पाया जाता है तो ऐसे हाइड्रोजन बंध को हम अंतर अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप किसी अणु में एक चक्रीय संरचना बन जाती है, अतः इसे कीलेज कहते हैं। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध उसी स्थिति में अधिक प्रभावी होता है जब कोई स्थायी चक्रीय संरचना बनने में की संभावना हो। उदाहरण के लिए संलग्न यौगिकों में स्थायी 5 अथवा 6 सदस्यीय चक्रीय संरचनाएं बन जाती हैं। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध व यौगिकों के गुण अर्थात हाइड्रोजन अंतर अणु हाइड्रोजन बंध आने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले है गलनांक व कथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप उस अणु का दूसरे अणुओं के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, अतः इन यौगिकों के क्वथनांक व गलनांक के मान कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोफिनॉल के तीनों आइसोमर्स के क्वथनांक निम्न क्रम में बढ़ते हैं इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का 173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मेटाक्लोरोफिनॉल का 214 214 और पैराक्लोरो का 220। तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस कारण से इनका क्वथनांक कम होता है। उसके बाद में मेटा और पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावनाएं कम होती जा रही हैं, इसलिए उनके गलनांक के मान बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का गलनांक 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसके मेटा व पैरा आइसोमर्स के गलनांक क्रमशः 97 व 114 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। ऑर्थो यौगिकों में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होते हैं, जबकि मेटा व पैरा समयों में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध की संभावना होती है, इससे इनके गलनांक बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण कुछ अम्लों में के ऋणायनों में स्थायित्व आ जाता है। ऐसी स्थिति में उस अम्ल के वियोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल के तीनों समायवियों के वियोजन स्थिरांक निम्न प्रकार हैं। ऑर्थो, जैसा कि हम चार्ट में दिख रहा है हमें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का वियोजन स्थिरांक 105 डिग्री है। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक का 8.3 और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का वियोजन स्थिरांक 2.9 है। हम देख रहे हैं कि मेटा व पैरा आइसोमर्स की तुलना में ऑर्थो आइसोमर के वियोजन स्थिरांक का मान बहुत अधिक है। इसका कारण है कि एक प्रोटॉन देने के बाद ऋणायन हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। थर्ड पॉइंट है क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व है। सामान्यतः यौगिक जिनमें एक ही कार्बन परमाणु के साथ एक से अधिक OH ग्रुप जुड़े हुए हों वे अस्थायी होते हैं, लेकिन यदि कार्बन परमाणु के साथ तीव्र ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े हुए हों तो वह यौगिक स्थायी हो जाता है, क्योंकि उसमें अंतर अणु हाइड्रोजन बंध का योगदान हो जाता है। हाइड्रोजन बंध व विलेयता। जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है वे सामान्यतः जल में विलयशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो कि सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण वैसे तो जल में विलयशील नहीं होते, किंतु यदि उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की संभावना हो तो वे जल में घुल जाते हैं। एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं क्योंकि इनमें OH समूह के कारण ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। शुगर में भी OH समूह होते हैं जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। यही कारण है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शक्कर आदि यौगिक सहसंयोजक होने के बावजूद जल में विलयशील होते हैं। डाइमिथाइल ईथर भी जल में पूर्ण रूप से विलयशील हैं, जबकि डाइमिथाइल सल्फाइड जल में बहुत ही अल्प मात्रा में विलयशील होते हैं।
क्योंकि डाइमिथाइल ईथर के ऑक्सीजन परमाणु जल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जबकि डाइमिथाइल सल्फाइड में सल्फर की विद्युत ऋणता कम होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। इसी प्रकार बेंजीन तो जल में विलयशील नहीं है, लेकिन पेरिडीन है, क्योंकि पेरिडीन एक ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि बेंजीन में इस प्रकार के बंध की संभावनाएं नहीं होती हैं। यदि किसी अणु में प्रति 3 कार्बन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध है तो वह जल में विलयशील होता है, क्योंकि पर्याप्त हाइड्रोजन बंध की संभावना हो जाती है। अतः डाइइथाइल ईथर तो जल में अविलेय है, किंतु डाइऑक्सेन अत्यंत विलयशील है। इथाइलिन ग्लाइकोल ग्लिसरॉल में भी एक से अधिक OH समूह होने के कारण हाइड्रोजन बंध बनाने की बहुत अधिक संभावना होती है और यह दोनों जल में विलयशील होते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण कुछ निर्जल विलायक नॉन एक्वस सॉल्वेंट की विलयशीलता भी प्रभावित होती है। अतः वसा अम्लों के लिए क्लोरोफॉर्म एक अच्छे विलायक का कार्य करता है, क्योंकि इसका ध्रुवीय बंध हाइड्रोजन बंध में अपना योगदान देता है। इसी प्रकार एसिटिलीन एसीटोन में अत्यंत विलयशील है, क्योंकि ये दोनों भी परस्पर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। यौगिकों के अणुओं में हाइड्रोजन बंध बनने के लिए जितने अधिक केंद्र होंगे उतनी ही अधिक अणुओं का सगुणन होगा और उसकी श्यानता उतनी ही अधिक हो जाएगी। कुछ यौगिकों की बढ़ती हुई श्यानता का क्रम निम्न है, जैसे हम देख रहे हैं डाइमिथाइल ऑक्साइड से ज़्यादा श्यानता मिथाइल अल्कोहल की है, उससे ज़्यादा H2O की है। इस क्रम में उनकी बढ़ती जा रही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइपोल मोमेंट, अणुओं में हाइड्रोजन बंध के आने से उनके सहसंयोजक बंधों की ध्रुवणता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अणुओं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइपोल मोमेंट के मान में वृद्धि हो जाती है। कुछ द्रवों के बढ़ते हुए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व डाइपोल मोमेंट का मान निम्न क्रम प्रकार होता है, जैसे डाइमिथाइल ऑक्साइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5.02 होता है, CH3OH का 32.63 और H2O का 78.5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये अच्छा विलायक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यदि किसी आणविक क्रिस्टल में हाइड्रोजन बंध की संभावना होती है तो क्रिस्टल संरचना ऐसी बनती है जिसमें हाइड्रोजन बंध की संख्या अधिकतम होती है। ऐसी संरचनाएं एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय जालक संरचनाएं हो सकती हैं। 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर HCN, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि में रेखीय पॉलीमेरिक संरचनाएं बनती हैं, जो ठोस हाइड्रोजन फ्लोराइड में टेढ़ी मेढ़ी जिंक जैक श्रृंखलाएं बनती हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन फ्लोराइड बंध छोटा होता है जबकि दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड बंध लंबा होता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन की संरचना रेखीय होती है, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन फ्लोराइड बंध दूरी समान होती है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑक्जेलिक अम्ल, बोरिक अम्ल आदि 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल रेखीय व परिधीय दोनों प्रकार के संरचनाएं बनाता है। बोरिक अम्ल की परिधीय संरचना निम्न प्रकार की होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत बर्फ के क्रिस्टल जालक की संरचना का वर्णन हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलुरिक अम्ल, अमोनियम फ्लोराइड आदि में भी हाइड्रोजन बंध की संभावनाएं पाई जाती हैं। और क्लेथरेट कंपाउंड, हाँ, यहाँ हम एक और रोचक बात की चर्चा करना चाहेंगे। कभी कभी हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्लेथरेट अथवा पंजर यौगिक भी बन जाते हैं। क्लेथरेट लैटिन भाषा के शब्द क्लेथरेट से बना है, जिसका अर्थ है पिंजरेनुमा संरचना। इसमें क्या होता है कि कुछ हाइड्रोजन बंध कर इस प्रकार की पिंजरेनुमा संरचना बना लेते हैं कि उनके मध्य कुछ खाली स्थान रह जाता है और उसमें किसी अन्य यौगिक का अणु फंस जाता है। इस फंसे हुए अणु को हम गेस्ट कहा जाता है और दूसरा मेजबान अणुओं के पिंजरे में से तब तक मुक्त नहीं हो सकता
जब तक कि उस क्रिस्टल को गर्म अथवा किसी विलायक में घोलकर उसके क्रिस्टल जालक अथवा पिंजरे को तोड़ लिया न जाए। ऑर्थोक्विनोल के जलीय व अल्कोहलीय विलयन का ऑर्गन गैस के 10 से 14 वायुमंडलीय दाब पर क्रिस्टलीकरण करने से चित्र में दिखाए गए अनुसार हमें दिखाई देता है। इस तरह से हमने देखा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या फ़र्क आता है, क्या अंतर आता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफ़ाइन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई हैं। ये थ्योरीज़ का हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे।